स्वागत है आपका नए सेशन में। अब तक हम पढ़ चुके हैं दिल्ली सल्तनत में दो राजवंशों को, दास वंश और खिलजी वंश। दास वंश को मामलुक वंश भी कहते हैं, गुलाम वंश भी कहते हैं। तो हमने दो कालखंडों को या दो राजवंशों को हमने पिछली सेशन में कंप्लीट किया। अब हमें तीन राजवंशों को पढ़ना है, जिसमें अगर हम देखें तो दिल्ली सल्तनत के सबसे बड़े राजवंश तुगलक राजवंश को देखना है, और उसके बाद हम तैमूर लंग के आक्रमण को देखेंगे, और उसके बाद स्थापित सैयद वंश को देखेंगे, और सबसे अंत में बाबर जिसको हराता है, लोधी राजवंश को समाप्त करके मुगल सत्ता स्थापित करता है, उस राजवंश को भी हम देख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप शुरुआत करते हैं हम तुगलक वंश से। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक हुआ तथा उसने गाजी बेग की उपाधि धारण की। तो पूछा जाता है गाजी बेग की उपाधि कौन धारण कर रहा है, तो सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक गाजी की उपाधि धारण कर रहा है। तो संस्थापक है, तुगलकाबाद शहर की स्थापना कर रहा है दिल्ली के निकट, गाजी की उपाधि धारण कर रहा है, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवा रहा है। प्रश्न अक्सर क्या रहता है कि फिरोज शाह तुगलक ने कई सारी नहरों का निर्माण करवाया, तो यह माना जाता रहा कि कई जगह यह समस्या रही है। पेपर में यह प्रश्न पूछा जाता है कि नहरों का निर्माण सर्वप्रथम कौन करवा रहा है सिंचाई के लिए, तो फिरोज शाह तुगलक नहीं करवा रहा है, सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक करवा रहा है, यह बात याद रखिएगा। तो सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाता है। इस समय जिस समय गयासुद्दीन तुगलक शासन में है, उस समय अगर हम देखें तो निजामुद्दीन औलिया संत दिखाई देते हैं। देखिए, संतों की परंपरा रही है, सूफी संतों को उसको अलग से पढ़ना पड़ेगा, और भारतीय जो संत रहे उनकी परंपरा को भी पढ़ना पड़ेगा। तो अगर हम देखें तो चिश्ती सिलसिला, शेख मुहिद्दीन चिश्ती अजमेर में जाते हैं। फिर उसके बाद अगर देखें तो उनकी परंपरा में पैदा हुए बख्तियार काकी, जिनकी याद में कुतुब मीनार का निर्माण हो रहा है। उसके बाद अगर देखें उसी परंपरा में तो बाबा फरीद दिखाई देते हैं। फिर उससे आगे जाएं तो निजामुद्दीन औलिया दिखाई देते हैं। जहां शेख मुहिद्दीन चिश्ती अजमेर में खानकाह बना रहे हैं, वहीं निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में अपनी खानकाह बना रहे हैं। और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य ही तोताए हिंद अमीर खुसरो रहे। अलाउद्दीन खिलजी के समय इनका वर्णन अच्छी तरह से मिलता है, वहां उनके शासनकाल में यह दिखाई देते हैं अमीर खुसरो। तो आप समझें कि निजामुद्दीन औलिया गयासुद्दीन तुगलक के समय थे, और जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल को जीतकर वहां से लौट रहा था, तो वहां से एक संदेश भेजता है कि जब मैं दिल्ली पहुंचूं तो निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में नहीं होनी चाहिए। उस समय राजधानी दिल्ली ही थी। तो निजामुद्दीन औलिया ने बोला हनूज ए दिल्ली दूरस्त, इसका मतलब दिल्ली अभी दूर है मेरे दोस्त। और उनकी यह बात इतनी सच साबित हुई कि गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली लौटने के क्रम में एक जगह रुकता है सराय में, लकड़ी का महल था, लकड़ी की छत गिरती है और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। 5 वर्ष शासन करता है। बाद में पता चलता है या बाद की किताबों में वर्णन मिलता है, जिसमें इब्न बतूता जो मोरक्को का निवासी है वह लिखता है कि यह मोहम्मद बिन तुगलक के षड्यंत्र का शिकार हो गया, यानी कि उसने उसकी मृत्यु करवा दी। तो इसके बाद गद्दी पर बैठा मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी के मध्य। याद रखिए, सबसे पढ़ा लिखा मुस्लिम शासकों में से एक है मोहम्मद बिन तुगलक, मगर सबसे असफल शासकों में से एक है मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे अनपढ़ शासकों में अकबर का नाम आता है, किंतु सबसे सफल मुस्लिम शासकों में अगर देखें तो अकबर का ही नाम आता है। तो एक कंसेप्ट जो बनता है, कई लोग कहते हैं कि पढ़ लिख कर कोई क्या कर लेगा, तो कभी कभी अनुभव बहुत कुछ सिखा देता है। अनुभव दुनिया का सबसे बेस्ट टीचर है। यह सबसे पढ़ा लिखा था, असफल शासकों में आता है। सबसे कम पढ़ा लिखा अनपढ़ था अकबर, उसके अनुभवों ने उसे बड़ा शासक बना दिया। तो देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी के मध्य। मूल नाम जौना खां नाम था। गद्दी पर बैठा मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर। उपाधि लेता है उलूग खां। एक और बात, आजकल जो खान शब्द लगा देते हैं, खान कोई सरनेम नहीं होता है, खान एक उपाधि का नाम है। समझिए बात को। चंगेज खां, तो चंगेज खां मुसलमान नहीं था। चंगेज के पीछे जो खां लगा हुआ है वो उपाधि थी, योद्धा की। तो चंगेज खां मुसलमान नहीं था। हाँ, उसका पुत्र जरूर था, जो हम आगे कभी देखेंगे इतिहास में कि उसको देख रहे होंगे। तो उलूग खां की उपाधि धारण कर रहा है। दूसरा,
सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन यही करवाता है। सांकेतिक मुद्रा को समझिए, सांकेतिक मुद्रा इस रूप में कि धातु की कमी होती है तो सांकेतिक मुद्रा चलाई जाती है। सातवाहनों ने भारत में पहले ही सांकेतिक मुद्रा चला रखी थी, मगर वो सफल हुए थे और ये असफल हुआ था। इस वजह से असफल हुआ कि सांकेतिक मुद्रा जो चलाई उसमें पैरामीटर्स यानी कि मापक जो थे वो सस्ते थे, हर कोई घर में अपना सिक्का डाल रहा था। इस वजह से क्या हुआ कि मुद्रा बहुत ज्यादा हो गई, मुद्रा ज्यादा हो गई, सब ढाल रहे हैं, घर घर में अब सिक्के बनेंगे तो भाई सब पैसे तो सबके पास होंगे। यह सामान्य सा कंसेप्ट है। अर्थव्यवस्था में ये कंसेप्ट माना जाता है कि अगर महंगाई बढ़ रही हो तो गवर्नमेंट क्या करती है, पैसे को खींच लेती है मार्केट से, यानी कि ब्याज दरों को उच्च कर देती है। तो होता क्या है कि मार्केट से पैसा गायब हो जाता है, और जब मंदी आती है तो मार्केट में पैसे का फ्लो कम होता है। तो सीधी सी बात है कि सरकार क्या करेगी, अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों को घटा देगी, जिससे लोग ज्यादा क्या लेंगे, लोन लेंगे, यानी कि कर्ज लेंगे, और कर्ज लेंगे तो मार्केट में खर्च करेंगे। तो ये अर्थव्यवस्था का रूप दिखाई देता है। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करता है, फेल करती है। दोआब में कर वृद्धि, गंगा और यमुना, हम जहां पर स्थित है, हमारा जो स्थान है वो है हाथरस। अगर हम देखें तो इस तरफ हमारी गंगा है और इस तरफ हमारी यमुना है। ये दुआब का क्षेत्र है, यहाँ पर अमूमन खेती बहुत शानदार होती है। तो इसने क्या किया, दुआब में कर वृद्धि कर दी, और उसी वर्ष इस स्थान पर सूखा पड़ गया। और जब सूखा पड़ेगा तो क्या होगा, आदमी पहले से ही त्रस्त है सूखे से, और उसके बाद भी कर बढ़ा दिया, तो यह इसका प्लान फेल कर गया। दो प्लान फेल कर चुके हैं। राजधानी परिवर्तन करता है। अब तक राजधानी दिल्ली रही है, इल्तुतमिश के समय राजधानी दिल्ली बनी और वो दिल्ली ही चली आ रही थी। इसने राजधानी परिवर्तित करके कहां ले गया, दौलताबाद, देवगिरी यानी गुजरात में 1500 किलोमीटर दूर। जाने में कुछ लोग मर गए, फिर उसको वहां जब पहुंचा तो वहां के व्यापारी जो यहां से गए थे और इसको खुद दौलताबाद पसंद नहीं आया, दोबारा ले आया। तो बेवकूफ शासक ही कहेंगे इस बात को कि जाने में पैसा खर्च किया, पूरी व्यवस्थाओं को बदला और फिर उसको वापस लेकर आ रहा, फिर व्यवस्थाएं बनानी पड़ेगी। तो एक कहें कि इसका राजधानी परिवर्तन भी बेवकूफाना रहा। दूसरा, इब्न बतूता मोरक्को का निवासी है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। मध्यकाल में इब्न बतूता को बहुत माना गया है। इसके पुस्तक है रेहला। तो रेहला जो पुस्तक है उसमें कई सारे वर्णन भारत के विषय में मिलते हैं और मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में भी मिलते हैं। तो इब्न बतूता मोरक्को का निवासी, पुस्तक का नाम है रेहला। बाद में से दिल्ली का गाजी बनाता है, यानी कि दिल्ली की शाही मस्जिद का प्रमुख बनाता है, और बाद में अपना दूत बनाकर चीन भेज देता है। कौन, मोहम्मद बिन तुगलक, एनबीटी से कहते हैं। कृषि विभाग बना रहा है जिसका नाम अमीर एक को ही लिखता है या बताता है। तो कृषि विभाग की स्थापना कौन कर रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक, अमीर एक कोही। जब इसकी मृत्यु हुई तो बदायूनी लिखते हैं इसके विषय में कि अंततः राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल ही गई, यानी कि राजा का भी प्रजा से मोह भंग हो गया था और प्रजा का भी राजा से मोह भंग हो गया। दोनों का मतलब एक दूसरे से मोह भंग हो गया। क्या लिख रहे हैं, राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से अंततः मुक्ति मिल ही गई। इसके बाद इसका चचेरा भाई गद्दी पर बैठता है, इसका स्वयं का चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक। तो अब हम देख रहे होंगे फिरोज शाह तुगलक को 1351 से 1388 ईस्वी के मध्य शासक रहता है। एनबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई, और अपने चचेरे भाई यानी कि अगर देखें तो फिरोज शाह तुगलक अपने भाई की याद में क्या निर्माण करवा रहा है, वह निर्माण करवा रहा है जौनपुर शहर का, जोना खां की याद में जौनपुर शहर की स्थापना करता है। बाद में जौनपुर को देख लेंगे। फिरोज शाह तुगलक 100 शहर बसाता है, समझ रहे, फिरोज शाह तुगलक 100 शहर बसाता है, जिसमें फिरोज शाह कोटला भी एक है दिल्ली में। ये क्रिकेट स्टेडियम हुआ करता था, आज भी है, किंतु इसका आज नाम परिवर्तन फिरोज शाह तुगलक की जगह क्या कर दिया गया है, हमारे पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब के नाम पर कर दिया गया है। माफी चाहते हैं। तो 100 शहर बसा रहा है, उसमें फिरोज शाह कोटला है, और फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदल के क्या कर दिया, पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर कर दिया गया है। कुतुब मीनार की नींव रखता है कुतुबुद्दीन ऐबक, निर्माण करवाता है इल्तुतमिश और उसको बढ़ाने का काम करता है फिरोज शाह तुगलक। सल्तनत कालीन अकबर कहा जाता है इसे,
सल्तनत कालीन अकबर। अकबर की उपाधि देखिए कई लोगों के पास है, सल्तनत कालीन अकबर इसे कहा जाता है, ठीक है। और हम आगे अकबर को देखेंगे, उसका स्वयं का नाम अकबर नहीं है मगर बाद में अकबर पड़ता है। ब्राह्मणों पर जजिया कर, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने का काम किसने किया, तो आप याद रखिए इस बात को, ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम जो लगाया गया वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया। अब ये जजिया कर क्या है, तो जजिया कर क्या है, जो गैर मुस्लिम है, खासकर हिंदू आबादी क्षेत्र भारत अगर देखें तो यहाँ पर जो मंदिर जाएगा उसको अपने मंदिर में ही जाने के लिए कुछ कर देना पड़ेगा। अपने ही मंदिर में जाने के लिए कर जो देना पड़ता है उसे जजिया कर कहते हैं। ये भारत की अगर कहें तो अलग ही स्थिति है। भारत को यह समझने में वर्षों लग जाते हैं कि वो गुलाम है। आगे हम इस बात को देखेंगे। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर कौन लगवा रहा है, फिरोज शाह तुगलक। अगला अगर देखें हम तो नासिरुद्दीन महमूद, एक अलग शासक दिखाई देता है इसके बाद में। तुगलक वंश का अंतिम शासक है फिरोज शाह तुगलक के बाद नासिरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक दिखाई देता है 1394 से 1412। और इसी के समय तैमूर लंग का आक्रमण होता है। तैमूर लंग के परिवार में ही फरगना का शासक मिर्जा बेग दिखाई देगा और उसका बेटा बाबर दिखाई देगा, जिसका वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। तो तैमूर लंग का आक्रमण होता है 1398 में और वह तुगलक वंश को समाप्त करके, यानी दिल्ली सल्तनत के सबसे बड़े राजवंश, सबसे लंबे राजवंश को समाप्त करके एक नए राजवंश की नींव रखी जाती है जिसका नाम है सैयद वंश। 1414 से 1451 ईस्वी के मध्य शासक बनता है खिज्र खां। खिज्र खां सेनापति था तैमूर लंग का, वह यहाँ शासक बनता है, किंतु शासक की उपाधि धारण नहीं करता है, रैयत आला, यानी कि अगर देखें तो शासक के अधीन शासक आपको दिखाई देता है खिज्र खां, रैयत आला की उपाधि लेकर। इसके बाद मुबारक शाह जो है सैयद वंश का शासक बनता है। मुबारक शाह की उपाधि लेता है और इसके विषय में जानकारी याहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक, यह एक नाम है, पूरा मोहल्ले का नाम नहीं है, पूरे एक व्यक्ति का नाम है, याहिया बिन अहमद सरहिंदी, इनकी एक पुस्तक है तारीख मुबारक शाही। इसमें सैयदों की पूरी जानकारी मिलती है, तारीख मुबारक शाही। इस वंश के समाप्ति के बाद वंश आता है लोधी वंश, जो दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम वंश है, लोधी वंश। और यह अफगानी मुसलमान है। कौन है, अफगानी। ज्यादातर अब तक तुर्क मुसलमान बैठे गद्दी पर, अब बैठते हैं अफगानी मुसलमान। तो बहलोल लोधी 1451 से 1489 के मध्य यह बैठते हैं, 89। संस्थापक है अफगानी राज्य के और जौनपुर के शासक हुसैन शाह को पराजित करता है। जौनपुर में हुसैन शाही चलती थी, हैदराबाद में निजाम शाही चलती थी। तो जौनपुर के शासक हुसैन शाह को पराजित करता है बहलोल लोधी। और एक और बात, जौनपुर शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र रहा। किसने बसाया जौनपुर, तो फिरोज शाह तुगलक ने। किसकी याद में, तो आप याद रखिए जोनल खां की याद में, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। जौनपुर शिक्षा का एक बड़ा केंद्र है, इसलिए इसे पूर्व का सिराज कहा जाता है। यह प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है, तो जौनपुर शहर को कहा जाता है। इसके बाद गद्दी पर बैठा सिकंदर लोधी। मूल नाम जो था उसका निजाम खां था, मगर सिकंदर शाह के नाम से वह गद्दी पर बैठता है, सिकंदर लोधी। यह स्थापना करता आगरा शहर की, 1504 ईस्वी में स्थापना कर रहा है आगरा शहर की, और उसको राजधानी परिवर्तित कर रहा है। यानी कि दिल्ली से राजधानी कहां पहुंची, आगरा। और यह राजधानी के लंबे समय तक राजधानी रहती है, जहांगीर के काल तक। और उसके बाद शाहजहां इसको दिल्ली ले जाता है, जब लाल किले का निर्माण दिल्ली में वह करवा रहा है। तो राजधानी हो गई आगरा। गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता है। आप समझिए, शायर जो होते हैं वो अपना नाम परिवर्तित कर लेते हैं उर्दू जुबान में, या जिस जुबान में वो गाते हैं, जिस शब्द को वो पसंद करते हैं उस नाम से वह अपना नाम परिवर्तित कर लेते हैं। तो गुलरुखी नाम से वह कविताएं लिखता है। इसके नाम पर एक डब्बा है कि इसने नगरकोट की ज्वालामुखी देवी, यानी ज्वाला देवी जो माता है हमारी, ज्वाला देवी की मूर्ति को तोड़ देता है और कसाईयों को दे देता है। मूर्ति भंजक का कार्य कर रहा है। यह मुसलमानों में अगर देखें तो मुसलमानों में भी चेंज कर रहा है कि जो ताजिया निकलते थे उसको निकलना बंद करवा देता है। दूसरा, जो मुस्लिम महिलाएं हैं
वो पीर की जो मज़ारें होती थी, सैयदों की जो मज़ारें होती थी, उनको जाने से रोक देता है। तो यह अगर देखें तो सिकंदर लोदी एक निरंकुश शासक के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। इसके बाद शासक बनता है जो कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक हुआ और लोदी वंश का भी अंतिम शासक हुआ, इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी के मध्य। इसका युद्ध होता है राणा सांगा, सिसोदिया राजवंश चित्तौड़गढ़ के राजा राणा सांगा से युद्ध होता है खतौली का, और खतौली के युद्ध में यह पराजित हो जाता है, किंतु दिल्ली अभी दूर थी राणा सांगा के लिए। इब्राहिम लोदी का एक राज्यपाल था जिसका नाम था दौलत खान लोदी, और इसका चाचा आलम खान, है ना। तो यह दोनों आमंत्रित करते हैं फरगना के शासक को, यह आमंत्रित करते हैं फरगना के शासक को, और फरगना के शासक को आमंत्रित करते हैं। फरगना का शासक था बाबर, और फरगना के शासक को आमंत्रित करते हैं, और बाबर वापस आता है, यानी कि भारत आता है। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 ईस्वी में। पानीपत का जो युद्ध होता है 1526 ईस्वी में, वो इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर के मध्य होता है। तो बाबर भारत आता है और इब्राहिम लोदी को पराजित करता है। बाबर ने भी यहाँ एक युद्ध नहीं लड़ा है, वो कई सारे युद्ध लड़ेगा, जिसकी बड़ा सिंपल सी ट्रिक है, पानी पिया, खाना खाया, घाघरा खरीदा, चंदेरी गया, घाघरा खरीदा, मर गया। ये ट्रिक है, तो आगे देखेंगे। मगर पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर के मध्य लड़ा गया, जिसमें बाबर जीतता है और दिल्ली सल्तनत का राजवंश खत्म कर देता है। दिल्ली सल्तनत यहाँ खत्म होती है और मुगल साम्राज्य का यहाँ क्या होता है, स्थापत्य होता है। उसको हम अगली कक्षाओं में देखेंगे। मगर जिस व्यक्ति को हमें यहाँ पढ़ना है वह बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते रहे। अमीर खुसरो, तोताए हिंद कहते थे इसको, स्वयं भी कहते थे अपने आप को तोताए हिंद। जन्म देखे तो 1253 ईस्वी में पटियाली, यह एटा में एक जगह है पटियाली, गांव पटियाली, और वहां इनका जन्म होता है। अगर इसे देखें तो इनके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का काल देखा। कितने सुल्तानों का? 7 सुल्तानों का। और अमीर खुसरो ये तो गुरु थे, 9 सुल्तानों का काल देखा इन्होंने। खड़ी बोली का जनक माना जाता है इन्हें। सितार जो तंबूरे और जो है तबला, अगर देखें तो उसका आविष्कार कर रहा है, तबला का आविष्कार कर रहा है यहाँ पर, देखें तो मिला के दोनों को, और 9 सुल्तानों का काल देखा इसमें। अगर पूछता है सीधे सीधे प्रश्न, अमीर खुसरो किसके दरबार में थे, तो आपको बताना है कि वो अलाउद्दीन के दरबार में थे। किसके दरबार में? अलाउद्दीन के। अलाउद्दीन खिलजी। तो याद रखो इस बात को कि वह अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। तो यह जो आज देखा आपने, यह ऐसा चार्ट है, आप समझ लीजिए ऐसी स्लाइड है, अगर इसको समझें तो जिस परीक्षा में आपको हिस्ट्री पूछा जाएगा ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जिससे ना आए, या फिर इससे प्रश्न पूछना, मतलब ये समझिए कि प्रश्न आता ही आता है इससे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, हम मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जितना ज़्यादा कर सकते हैं शेयर करिए। मिलते हैं अगली सेशन में। नमस्कार।